अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तानी इलाकों में तबाही फैलाने वाले सैलाब का पानी तो ताहाल नहीं उतरा, लेकिन बदकिस्मती से आलमी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के हालात से उतर गई है। ये वो नुक्ता और गिला था जो 2 रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने द गार्जियन में अपने कॉलम में उठाया था, और आज इसी नुक्ते की बुनियाद पर एक बार फिर आलमी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान पर मबजूल करवाने के लिए स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में मौसमियाती तबाहकारियों के अजाले के लिए आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस हुई। हौसला बख्श बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का हाथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने थामे रखा, और जो इससे पहले भी खुद पाकिस्तान आकर सैलाब की तबाहकारियों को देख भी चुके थे, और इस मामले में आलमी ममालिक को कई बार जो थे वो झंझोड़ भी चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से भी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की मजबूत मंजर कशाई हुई। अपने इब्तिदाई खिताब में शहबाज शरीफ ने दुनिया को फिर ये याद दिलाया कि सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली का तखमीना तकरीबन $30 अरब से ज्यादा है और पाकिस्तान को फौरी की जरूरत। The first part of the 4RF plan reflects the priorities for recovery and reconstruction, bearing in mind the minimum funding requirement of $16.3 billion, half of which is proposed to be met from domestic resources and the other half from our own development partners and friends. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक अहम नुक्ता उठाया जिस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा पहले वो देखें। The leadership of the government of Pakistan, the United Nations, donors and friends rallied to assist. Tents, food, water, medicine and cash transfers were distributed, and the humanitarian response plan of $816 million was launched. But all of that is just a trickle of support in the face of the growing flood of needs. इसी तरह टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा कि पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। अगर आलमी इमदाद के वादों या इरादों की बात की जाए तो फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का खिताब भी अहम था, जिन्होंने $1 करोड़ देने का वादा किया। बरतानिया की जानिब से 9 मिलियन पाउंड, जर्मनी ने 84 मिलियन यूरोस, सऊदी अरब ने $1 अरब, जापान ने $10 करोड़ और यूरोपियन यूनियन ने $1 करोड़ देने का वादा किया है। ये सिर्फ प्लेजेस हैं, वादे हैं। इसके अलावा आलमी बैंक ने $2 अरब, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने अगले 3 साल में $4.2 अरब और एशियाई तरक्याती बैंक ने $1 अरब 50 करोड़ देने की उम्मीद दिलवाई, ये कहा जा सकता है। ताहम सवाल यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आने वाले इरादे और वादे यकीनन हौसला बख्श तो हैं, लेकिन क्या उन पर अमल दरामद भी होता दिखाई दे रहा, और क्या ये हमारी डूबती मईशत को संभालने के लिए कारगर साबित भी होंगे ये वादे या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त माशी हवाले से शायद अपनी 70 साल तारीख के संगीन तरीन बहरान से दो चार है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $4.5 अरब रह चुके हैं, जो कि सिर्फ एक माह की इम्पोर्ट या दरमदाद के लिए भी नाकाफ़ी हैं। इसी बुनियाद पर मुल्क के दिवालिया होने की अफवाहें और खदशात जो हैं वो भी ज़बान ज़दाम है। सियासत में मौजूद हैजानी कैफियत के बायस इस खदशे को मजीद हवा दी जा रही है, जिसमें PTI की अपोजिशन कलीदी और बदकिस्मती से मनफी किरदार भी अदा कर रही है। जहाँ हुकूमती वफ़द जुनीवा में आलमी दुनिया को झंझोड़ने में मशगूल है, वहीं अस्करी क़यादत पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताउन के मिशन पर है। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर पहली मरतबा सऊदी अरब और UAE के 1 हफ्ते के तवील सरकारी दौरे पर है, जिसका इख्तिताम कल होगा। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। आर्मी चीफ के इस दौरे से मुतालिक अल जज़ीरा में शाया होने वाली खबर को PTI ने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया कि तहरीक इंसाफ के अपने दौर में जनरल बाजवा की जानिब से कभी सऊदी अरब, कभी UAE और कभी चीन के दौरों को यकसर फरामोश किया गया, जिसमें वो PTI हुकूमत की गलतियों पर सरफ नज़र करवाने और मुल्क के लिए रुकी माली मदद की फरावानी को यकीनी बनवाते रहे। PTI के प्रोपेगंडे को आज अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से भी झटका से ऐसे लगा, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान आइंदा 6 माह तक डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दो चार नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद क्या होगा? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। जून के आखिर तक IMF की जो ट्रांच है, जो किस्त है, शायद वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे दे। पाकिस्तान को मज़ीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी। IMF पाकिस्तान की बाकी माइंदा किस्त रोक भी सकता है, लेकिन सैलाब और ज़रूरियात के बायस शायद ही ऐसा हो, और IMF प्रोग्राम को बहाल रखने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इकदाम भी कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते
शहबाज शरीफ की IMF के चेयरमैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अब वजीर ख़जाना इसहाक डार की भी जुनीवा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर IMF के वफ्द से और चीफ मिशन पाकिस्तान से भी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई। देखना यह होगा कि यह मुलाकात कितनी नतीजा खेज साबित होती है, क्योंकि IMF अपनी कड़ी शराइत पर बज़ाहिर डटा हुआ है, जिसमें डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करना है। 30 जून तक पेट्रोलियम लेवी 185 अरब रुपए जमा करने का प्लान देना है। डीजल पर लेवी फौरी 32 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करना होगी। गैस के शुबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा, जिसके लिए गैस के रेट भी बढ़ाने होंगे। IMF का एक मुतालबा यह भी है कि टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए का इजाफा किया जाए और मुल्क में बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट 3.5 रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। तो आज जो हम अपने प्रोग्राम में ये सवाल पूछेंगे कि एक अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए, 8-9 बिलियन डॉलर्स के हुए हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत पर लटकती हुई जो तलवार है इसका कोई फ़ायदा आज की कॉन्फ्रेंस से हो पाएगा? और हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या हमें ज्वाइन किया है माशी उमूर के माहिर और कॉलमिस्ट खुर्रम हुसैन और डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब ने, जबकि अगले सेगमेंट में इन्हीं मामलात पर हम साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एक अच्छा दिन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारे जो एमिनेंट और जो फिलफोर जो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं कि IMF के पास हम अब डिसीजन वो डिले होता जा रहा है। दोस्त ममालिक तब तक हमें पैसे नहीं दे सकते जब तक कि IMF की किस्त हमारे पास ना आ जाए। कैसे आप एनालाइज करेंगे मौजूदा सूरत हाल को, और क्या कितने डंडोरे खुशी के पीटे जाने चाहिए आज के दिन पर? सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों चीज़ों को हमें सेपरेट रख के देखना होगा। एक है हमारी जो इमीडिएट माली मुश्किलात, ये जो डिफ़ॉल्ट के साथ हम फ्लर्ट करते हैं, दोस्त ममालिक का रोल ओवर, IMF के मामला, और दूसरा है जो आज जिनेवा में इस वक्त क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कि प्लेजेस जो है वो अनाउंस हो रही हैं। ये जो प्लेजेस अनाउंस हो रही हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। बहुत खुशाइंद है कि इन प्लेजेस पे की अनाउंसमेंट हुई। ज़्यादा जो हैं वो आपने देखा मल्टीलेटरल अदारों की तरफ से हैं। वर्ल्ड बैंक है, आपका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, ADB है। इनमें से भी कुछ प्लेजेस ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थे वो प्रोग्राम, लेकिन उनको आज दोबारा से अनाउंस किया गया है। प्लेजेस के बाद जो असल मसला होता है वो होता है उनका मटीरियलाइज होना। क्या वो फौरी तौर पर मटीरियलाइज होंगी, क्या वो लॉन्ग टर्म है? जैसा कि आपने देखा कि कुछ प्लेजेस के सिलसिले में दोस्त ममालिक ने कहा कि वो अगले 2 से 4 साल तक या 2 से 3 साल तक पाकिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए वो ये पैसे दे रहे होंगे, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होंगे। जाहिर है कि पाकिस्तान उनको अपनी कर्जा जात की अदायगी के लिए या अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के क्राइसिस है जो इस वक्त चल रहा है, उसमें एक जो बड़ी मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त हुई है वो आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरेबिया है। दोस्त ममालिक ने जब भी रोल ओवर देना होता है या इस तरह की कोई बड़ी अनाउंसमेंट करना होती है, तो वो किसी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं, और फोटो अपॉर्चुनिटी यही कि हमारे नए आर्मी चीफ जो हैं वो सऊदी अरब गए, तो होपफुली वहाँ पे जो रोल ओवर जो होगा वो अनाउंस होता है, वो पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ का बायस बनेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चाइना के साथ रोल ओवर, और तीसरा जो है वो IMF के साथ इस मुआहदे को दोबारा से स्ट्रीमलाइन करना है। और उसके लिए IMF की जो शराइत है वो हमें सबको मालूम है। जाहिर है कि इस वक्त इंटर बैंक का और जो ओपन मार्केट का जो डॉलर रेट का डिफरेंस है 25-30 रुपए, उसको ब्रिज करना होगा, खा वो ओवरनाइट करें या उसको ग्रेजुअली करें। जो आपका रेवेन्यू के शॉर्टफॉल है उनको पूरा करना है, जो एनर्जी सेक्टर डेट है उसके शॉर्टफॉल को पूरा करना है, और ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए ताकि ये जो अनसर्टेनिटी और उसकी वजह से जो डॉलराइजेशन शुरू हुई, डॉलर होल्डिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ, वो ख़त्म हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली नामा रिव्यू तभी कंप्लीट होगा जब पाकिस्तान ये सारे बेंचमार्क मुकम्मल कर चुका होगा। ठीक है, थैंक यू खुर्रम हुसैन साहब। डॉक्टर साहब ने बड़ी इस पर तफसीली बात की। हमें जो इस वक्त जो फौरी चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाना है, उनकी शराइत पर भी तफसीली आप लिख भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं,
लेकिन इसहाक डार साहब जो हैं वो शायद ही उस जानिब जाएं। उनका काम करने का तरीका मिफ्ता इस्माइल से बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि जो सियासी कीमत हमने सख्त फैसलों की अदा करनी थी वो हम अदा कर चुके हैं, मजीद हम सियासी कीमत अदा करने का बोझ नहीं सह सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो अगर ये डिसीजंस मजीद डिले हो जाते हैं तो क्या कहीं और से कुछ ऐसा कोई जादू हो सकता है कि हमारी मुश्किलात बगैर ये सख्त फैसले किए हल हो जाए? दूसरा रास्ता आदिल सिर्फ ये हो सकता है कि कोई और बैरूनी ताकत, चाहे अगर वो IMF नहीं है, लेट्स से सऊदी अरेबिया या चाइना, जो हम लोगों ने माजी में ट्राई किया हुआ है। 2018 में एग्जैक्टली यही हो रहा था कि खान साहब के सामने एक IMF प्रोग्राम था, वो उनसे कबूल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने चाइना से और सऊदी अरब से कोई अंदाजन $6 अरब तोड़ के UAE से भी मिला के कोई तोड़ के $6 अरब का बंदोबस्त किया था, जिसके जरिए उन्होंने 6 महीने की मोहलत अपने लिए ली। लेकिन जुलाई 2019 में जाके फिर भी उनको IMF प्रोग्राम साइन करना पड़ा। यहाँ भी वही होगा कि आप किसी बैरूनी ताकत के जरिए शायद थोड़ा सा वक्त अपने लिए खींच सकते हैं कि जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसको आप अगर चाहें तो 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने और घसीट लें, अगर फर्ज करें सऊदी अरब से कोई इमदादी हेल्प आ जाए आने वाले दिनों में। लेकिन इवेंचुअली जाके अगर 2-2.5 महीने भी खींच लिया तो फिर क्या अप्रैल, मई, जून तक जाके कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। और जो भी प्रोग्राम के टारगेट्स हैं IMF के, ये उस किस्म के टारगेट्स हैं आदिल जिनको अगर अभी आप पूरा ना करें और वक्त उनको घसीटें और टालें तो आगे जाके और ज्यादा मुश्किल होते चले जाते हैं। ये इट डजंट गेट ईजियर, इट गेट्स हार्डर विद टाइम। तो आई डोंट थिंक एज सच कोई और दूसरा रास्ता है अदर देन पोस्टपोनिंग द इनएविटेबल। ये खुर्रम साहब मुख्तसरन ये भी फरमाएगा, इसका मतलब ये कि PDM या नून लीग की जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इसके लिए सियासी मुश्किल फैसले करने होंगे और मजीद जो सियासी कीमत है उनको अदा करनी ही होगी। मतलब आने वाला वक्त उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा इकोनॉमिकली स्पीकिंग। एक और जो उनके पास ऑप्शन है कि बाहर से पैसे लेके मोहलत ले लें, टाल लें इन फैसलों को और इलेक्शन तक घसीट के ले जाएं किसी ना किसी तरह मौजूदा सूरत हाल को। इट्स पॉसिबल कि उनमें जो रियलिस्टिक किस्म के माइंडेड लोग हैं इस अलायंस में वो इस नज़र से देख रहे हैं। इट्स पॉसिबल, लेकिन दैट मीन्स कि जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आएगी उनके लिए फिर एक ऐसी एक बॉम्बशेल इंतज़ार कर रहा होगा जो आई थिंक माजी में कम ही गवर्नमेंट्स ने देखा है। मैं शायद इसके हुई मिसाल 2008 के बाद बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, कोई उस लेवल की एक सिचुएशन छोड़ के जाएंगे फिर ये लोग। बट इवन दैट इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब से लेके इलेक्शन तक इस सूरत हाल को खींचना इज लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड अनलाइकली। अच्छा डॉक्टर साहब, जो खुर्रम साहब खुर्रम साहब से यही सवाल आपसे भी कि क्या ये कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि किसी तरह ड्रैग कर लें, क्योंकि 6-7 महीने हैं, दरमियान में बजट भी देना है, कुछ हमने पेमेंट्स भी करनी है, कैसे मैनेज होगा ये? जी, अनलेस के कोई अर्ली इलेक्शन ना हो जाए। खुर्रम ने जो सिनेरियो बताया मैं इससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ये ड्रैग उसी सूरत में किया जा सकता है अगर कोई इलेक्शन तक अर्ली इलेक्शन कराने का इरादा हो। अदरवाइज अगर सितंबर तक लेके जाना है तो फिर डेफिनेटली सितंबर से बहुत पहले, बल्कि अगला बजट जो है बजट के नंबर्स तभी बैलेंस होंगे जब आपके पास IMF का प्रोग्राम होगा, वरना जो बजट होगा वो पेश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच बनेगा, जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन बनेगी, इंपोर्ट्स के लिए जो चाहिए होगा, तो वो हर चीज़ जो है वो उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ जो है ये जून से पहले हमें करना होगा। बल्कि ये आप समझ सकते हैं कि जो अगला रिव्यू होगा IMF का वो आपका नेक्स्ट बजट होगा। तो नेक्स्ट बजट में हुकूमत के पास को बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी वो स्पेंडिंग स्प्री की बिफोर इलेक्शन। तो वो IMF की शराइत को पूरा करने वाला बजट जो है वो अगला बजट होगा मेरी नज़र में। ठीक है डॉक्टर साहब, 20 सेकंड है मेरे पास और आप दोनों से एक सवाल मुख्तसर पूछना है। क्या डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स, या इट्स टू अर्ली टू से दैट? मेरा ख्याल है जी,
जी डॉक्टर साहब आप बोले, फिर मैं खुरम साहब के पास जाता हूँ। जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त कुछ हद तक वो खतरा जो है वो टला हुआ है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि हम अभी वेंटिलेटर पे हैं। यानी आप इधर उधर से पैसे पकड़ के जो फौरी तौर पे पेमेंट करनी है उसका बंदोबस्त कर लेंगे, रोल ओवर का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि अगले 3 महीने में $8.5 बिलियन जो है उनकी अदायगियां करनी है। $5.8 बिलियन के रिजर्व पे हम बैठे हुए हैं और अभी 2-2.5 महीने जो है वो बाकी हैं। तो आप उसमें यानी खतरा अभी टला नहीं है। जी खुर्रम हुसैन साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं टाला। डिफॉल्ट का जो थ्रेट है, जिस चीज को डिफॉल्ट कह रहे हैं, अलबत्ता उसका टेक्निकल टर्म इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। बहुत रियल अभी उसका और बहुत ज्यादा इमिनेंट होता चलता जा रहा है, बिकॉज द रिजर्व्स आर ड्विंडलिंग फर्दर एंड फर्दर, और इमीडिएट असिस्टेंस जो है वो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कहीं पे। लेट्स सी, मे बी कल परसों कोई ना कोई सऊदी अरब से अनाउंसमेंट आ जाए, वो मामले को टाल देगी, हल नहीं करेगी, लेकिन हल नहीं करेगी। खुर्रम हुसैन साहब, डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अबाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अबाई साहब, 8 बिलियन के आज जो प्लेजेस हुए पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, लेकिन ये प्लेजेस हैं, वादे हैं। हमारे जो इस वक्त हालात हैं, हम तो डिफॉल्ट के दहाने पर आ चुके हैं। IMF पैसे नहीं दे रहा, जब तक IMF पैसे नहीं देगा दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे। तो इस पर हमें ज़्यादा तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल इशू जो है वो ये है कि हम IMF को कैसे बनाएं। और इसहाक डार साहब का जो काम करने का तरीका है उससे लगता नहीं है वो मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, तो IMF कैसे मानेगा? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है कि प्लेजेस होते हैं, लेकिन इन प्लेजेस की क्वालिटी देख लें कि इसमें एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है। अब मुझे नहीं पता कि वो लोन दे रहे हैं। नॉर्मली वो लोन देते हैं लॉन्ग टर्म के, जो कि आपको ये जो इस किस्म के हालात होते हैं, जिस तरह फ्लड से पैदा हुए हैं, इसके अंदर आपको सपोर्ट मिल जाए अवाम को रिहेबिलिटेट करने के लिए, तो उसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपके करंट अकाउंट के इश्यूज़ पर भी होगा। लेकिन उस पर आप बैंक नहीं कर सकते। आपको यकीन, जैसे आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम जो है उसमें जो रिव्यू हो रहा है उसमें आपने उनको सेटिस्फाई करना है और इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। क्योंकि जितने भी आपके बाकी लेंडर्स हैं या दूसरे इदारे हैं बायलैटरल तौर पर जिससे आप डील करते हैं, तो वो सब कंफर्ट के लिए IMF की तरफ ही देखते हैं। तो वो क्रिटिकल मामला है IMF का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह डार साहब जो हैं वो पुराने इन मामलात को जानते हैं, तो इनको मैं। लेकिन अब साहब, IMF के मामलात का अगर देखा जाए, पेट्रोलियम लेवी इमरान खान साहब ने एग्री किया था, वो लगानी पड़ेगी आपको, डॉलर को मार्केट के साथ नथी करना पड़ेगा। डॉर साहब ये कह चुके हैं कि हमने जो सियासी कीमत अदा करनी थी सख्त फैसलों की, वो कर चुके हैं, अब वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। IMF नहीं मानेगा, और जो ये जो ताखीर हो रही है उससे मईशत हमारी डैमेज हो रही है। देखिए, जो मेन इशू जो आपने बात की है पेट्रोल लेवी की, 50 रुपये आपने पेट्रोल और डीजल दोनों पे लगाना था। तो जहाँ तक मुझे याद है 50 रुपये पेट्रोल पे लग चुका है और 32.50 जो हैं वो डीजल पे है। ये शायद डिस्कोलेट है, तो थोड़ा सा उसमें रह गया है, और मेरा ख्याल है वो तकरीबन ऑन ट्रैक ही है जो पेट्रोल लेवी का इशू था। जो आपके दीगर इश्यूज़ हैं IMF के साथ, वो आपको उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है, उनकी अपनी एक राय होती है। अगर आप उन टारगेट्स को किसी और तरीके से मीट कर लें तो वो मामला तय हो जाता है। जहाँ तक करेंसी की बात है, मेरी इसमें ज़ाती राय है कि आपको करेंसी को थोड़ा फ्लोट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई है करेंसी में, और इसके असरात जो हैं वो रिमिटेंसेस पर भी पड़ रहे हैं, और जो भी आपके फॉर्मल चैनल से इनफ्लोज आते हैं उनमें भी कमी नज़र आ रही है। और इसका कुछ इम्पैक्ट मेरा ख्याल है कि आपके एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने सारे पैसे मुल्क में वापस लेकर। ये बड़ा पॉइंट आपने भी उठाया, इससे 30 से 35 रुपए फर्क पड़ा है। ब्लैक मार्केट क्रिएट हो चुकी है, इंटर बैंक में किसी को डॉलर नहीं मिल रहा उस रेट पर। 260 या 270 में जितने डॉलर आपको चाहिए वो आप उठाने के लिए आप वहां से उठा ले। ये पॉलिसी कब तक जारी रहेगी? मतलब आप तो खुद उससे इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी शुरू ही क्यों की गई जिससे ये सब कुछ इतना डैमेज हमें नजर आ रहा है? मैंने कहा कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। एक पॉलिसी होती है,
आप कोशिश करते हैं कि करेंसी को स्टेबलाइज कर लें और बल्कि उसको रुपये को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अगर मार्केट डायनामिक्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि करेंसी भी एक कमोडिटी की तरह होती है, सप्लाई डिमांड का इशू है, तो फिर आपको थोड़ा उसको फ्लोट करना पड़ता है। और ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं कि 1990 के बाद जब मियां नवाज शरीफ ने ओपन अप की थी पाकिस्तान की इकॉनमी, तो तकरीबन 32 साल 33 साल के बाद जाकर आज फिर एक ब्लैक मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की कायम हुई है। तो इस पर डेफिनेटली इसको बड़ी तशवीश की निगाह से देखा जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको डॉक्टर साहब इसको शायद रिव्यू करना चाहेंगे। भाई साहब, आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में हैं। पीटीआई ने तनकीद ये की कि जी देखे ना, एक पहले वो सऊदी अरब और फिर यूएई फिर चाइना, वही बैगिंग बॉल वाला मामला है। तो क्या आपके ख्याल में एक तो आप इससे एग्री करते हैं कि वो जो कह रहे हैं, दूसरा क्या आर्मी चीफ का ये किरदार होना चाहिए जो आज वो अदा कर रहे हैं मईशत वगैरह में? नहीं, देखिए, स्पेकुलेशन इन बातों पर नहीं करनी चाहिए। हमारे अस्करी ताल्लुकात भी इन तमाम ममालिक से हैं और बहुत गहरे हैं। इसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी है, चाइना भी है, इसके बाद अमेरिका भी है, तो कतर भी है। तो इन मुल्कों से आपके ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात भी हैं। जब भी आपकी मुश्किल आई है तो इन ममालिक ने आपको सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आर्मी चीफ नए आए हैं, फ़ेस टू फेस मीटिंग्स का कोई मुतबादल नहीं होता और वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटजी उनकी है मुल्की दिफा के लिए, रीजनल जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। ये बैगिंग बॉल वाली कंसेप्ट जो है ये दुरुस्त नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि PMLN गवर्नमेंट जो है वो बैगिंग बॉल की पॉलिसी को अच्छा समझती है। यकीनन हमें अपने दोस्तों से मदद दरकार होती है और वो मदद करते हैं। तो उस हवाले से सिर्फ उस एक तरीके से इस विजिट को देखना बात नहीं। पंजाब की बात करें भाई साहब, पहले भी नून लीग वहां पे मिस एडवेंचर कर चुकी है और मौजूदा हालात में, सियासी हालात में, क्या आप नहीं समझते कि पंजाब को उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए? वहाँ उनकी एक गवर्नमेंट है, क्योंकि अगर आप दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है, और फिर सियासी पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। देखिए, बात सिर्फ हुकूमत बनाने की नहीं है, बात एक हुकूमत वहाँ पर कायम है जिसका रवैया, जिसका तरीका हुकूमत जो है वो पंजाब को और मुल्क को तबाही के धाने पर उसने खड़ा कर दिया है। और वो हुकूमत आज अक्सरियत जो है उसको एंजॉय नहीं करती। आज उस हुकूमत के पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है। तो एक आइन के तहत गवर्नर ने उनको कहा था कि आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, आज तक उन्होंने नहीं लिया। तो वो खुल्लम खुल्ला आइन की वायलेशन कर रहे हैं। ये रवैये जो हैं ये कभी भी सियासत के लिए मुस्बित साबित नहीं होते। और आज जो रवैया चीफ मिनिस्टर साहब का है, उनकी पार्लिमानी पार्टी का है, ये यकीनन एक और काला स्याबाब होगा मुल्क की पार्लिमानी। नवाज साहिबा को सीनियर नायब सदर फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। इस पर ये खबरें भी सामने आई आपके पार्टी के अंदर से कि सीनियर रहनुमा इस पर खुश नहीं है, सबको बाईपास करके किसी से मशवरा किए बगैर इनको बनाया गया। इससे पहले हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया। यानी वो ये समझते हैं कि सारे अहम ओहदे जो हैं वो शरीफ खानदान के पास जा रहे हैं और इन फैसलों से यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जनाब डायनेस्टिक एक कल्चर है अंदर पॉलिटिक्स का PMLN में। देखिए, ये जो ओहदे होते हैं ये जमातें फैसला करती हैं। आप यकीनन तनकीद कर सकते हैं कि एक ख़ानदान की बात है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस शख्स को ओहदा दिया गया क्या वो जमात कबूल करती है, क्या जमात का वर्कर और वोटर कबूल करता है, ये पैमाना होता है। और क्या वो जमात के लिए एक मुस्बत असर वो शख्सियत रखती है, ये नहीं। तो मेरा ख्याल है इस पैमाने पर अगर आप देखें तो यकीनन इस वक्त जो जमात के हालात हैं उसमें मरीम नवाज साहिबा जमात को ऑर्गेनाइज करने में एक बेहतर रोल अदा कर सकती हैं। और इसी बुनियाद पर उनको शहबाज शरीफ साहब ने ये रोल दिया है। उस पर तनकीद भी हम कर सकते हैं, उस पर उसकी तायीद भी कर सकते हैं, ये हमारा है। और दूसरे जो लोग जमात में हैं, जमात का ओहदा जो है ये काम करने वाला ओहदा होता है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते
पर हमें उस ओहदे पर नहीं। अच्छा, मुझे जाते हुए भाई साहब ये बताएं कि खान साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब की सियासी इंजीनियरिंग जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। वो मिसालें दे रहे हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को तहलील करके पीपल्स पार्टी भेजा जा रहा है, MQM को दोबारा से मुख्तलिफ ग्रुपों को जोड़ा जा रहा है। अगर उनकी बात में वजन है कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है तो आपको तो इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, क्योंकि अगर 2018 में हुआ वो भी कंडेमेबल था, आज भी हो रहा है तो बड़ा डैमेजिंग होगा। जी बिल्कुल डैमेजिंग होता है। अगर इमरान खान साहब के हक में हो तो डैमेजिंग नहीं होता, उनके खिलाफ हो तो डैमेजिंग होता है। मैं तो कहता हूँ हमेशा ये मुल्क इन बातों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, और जिस तरह ये बलूचिस्तान हुकूमत बनी थी उसके हालात भी आपने देखे। जो कुछ सेनेट के इलेक्शन में, 2 सेनेट के इलेक्शन में हुआ, जो सेनेट के अंदर अंदरूनी इलेक्शन में हुआ, उनके हालात भी हम जानते हैं। तो हमें सबक हासिल करना चाहिए इन बातों से। और अगर आज फिर पैसे चल रहे हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं, क्योंकि बाप पार्टी तो अभी भी हुकूमत के साथ है, वो हुकूमत से बाहर यानी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, तो उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या होनी है ये खान साहब ही बताते हैं। चले, शायद खाकान अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वही हुआ जिसका इम्कान था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इसरार के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट लेकर नहीं दिया। ये आपको याद दिलाते चले कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से इमरान खान लाहौर में एक के बाद एक हंगामी इजलास की सदारत कर रहे थे और पंजाब में अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए परवेज़ इलाही से एतमाद का वोट दिलवाने में PTI बज़िद थी। लेकिन सियासी पंडित पंजाब में सियासी हवाओं के बदलने की शुनीद दे रहे थे, जिसकी झलक एक के बाद एक PTI रहनुमाओं की जानिब से परवेज़ इलाही से नाराज़गी का इज़हार किए जाने की सूरत में भी सामने आ रहा था। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि अगर हमसे ज़बरदस्ती परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलवाने की कोशिश की गई तो हम मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। अगर ये रिजर्वेशन एतमाद के वोट तक दूर ना हुए तो फिर आपने एतमाद का वोट, हम इस्तीफा देंगे, खान साहब के हवाले इस्तीफा कर देंगे जी, ये ले जी कि आप इस्तीफा ले, हम इस परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगे। खान साहब का ये वो फैसला है जो अब चंद महीने के बाद भी तो सब कहेंगे ना गलत था, तो आज उस गलत फैसले के साथ क्यों खड़े हो? हम अपना बिल्कुल वही बात है, अल्लामा साहब ने जो बात की, अपना इस्तीफा खान साहब के कदमों में रखेंगे जाके। पहले तो परवेज़ इलाही साहब भी डटे रहे कि वो एतमाद का वोट लेकर अपनी अददी बरतरी और कबूलियत को यकीनी बनाएंगे, लेकिन फिर PTI कैंप से दिखने वाली मुजम्मत ने उनको भी यूटर्न लेने पर मजबूर किया और उन्होंने एतमाद के वोट को गवर्नर पंजाब के उनके बकौल गैर आइनी इकदामात की तौसीक करार देते हुए लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद PTI को भी मजबूरन ही सही लेकिन अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाना पड़ी और एतमाद के वोट की शर्त को अदालती कार्रवाई से नथी कर दिया। अगर आज बुलाने वाला पंजाब असम्बली का अहम इजलास था, जिसमें दिलचस्प तौर पर पहले तो एजेंडे में एतमाद के वोट को शामिल ही नहीं किया गया, फिर अपोजिशन की हिकमत अमली को जो जिस तरह से वो थी, इजलास में ताख़ीर भी की गई जो मुकर्ररा वक्त से 2.25 घंटे बाद शुरू हुआ और तवक्को के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमत अरकान के दरमियान शदीद नारेबाजी शोर शराबा हुआ। उसके बाद जो है पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो मुलतवी हो गया और कुछ इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही जो हैं वो ज़मान पार्क पहुंच चुके हैं, इमरान खान से उनकी मुलाकात हो रही है। आगे PTI और काफ लीग का जो अलायंस है, इनकी हिकमत अमली क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें जो है पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब सब्तैन खान ने, खान साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि अब तो एतमाद का वोट 11 से पहले नहीं लिया जाएगा, अब हिकमत अमली क्या है? क्योंकि बताया यह जाता है कि इमरान खान साहब हर सूरत वो इसरार कर रहे थे कि 11 से पहले परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना चाहिए और उसके बाद 11 के बाद असम्बली फौरन तहलील कर देनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी एलाए पार्टी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जिनके टोटल 10 मेंबर्स हैं। हमारी मेजॉरिटी पार्टी है, हमारे मुखालफिन जो हैं वो 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ को ले के साथ चल रहे हैं, तो हमारी तो सिंपली 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक PTI और एक PMLQ। अब आ जाएं एतमाद के वोट पे। जिस दिन गवर्नर साहब ने इनको कहा कि आप एतमाद का वोट लें चीफ मिनिस्टर को, उसी दिन मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा कि सर आपने ये गलती की है, आप ये कानून के एम्बेट में रहते हुए ये आप नहीं कर सकते। उसके बदले में, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके बदले में आप देखें कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया, उन्होंने गवर्नर साहब के फैसले को सस्पेंड किया। उन्होंने गवर्नर साहब के फैसले को सस्पेंड करके और इन अ वे
उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की ना, कि मैं जो बात कर रहा था कि उन्होंने भी तो वही बात कर दी कि आप इस तरीके ना करें। और जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, अगर आपने यकीनन पढ़ा भी होगा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि आप 11 तारीख तक, उन्होंने जो पाबंद किया चौधरी परवेज़ इलाही को, वो ये किया है कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। 11 तक आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, और उन्होंने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप जब भी ले लें। अब आज की मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आज हमने लेजिस्लेशन की पीक दिखाई है। हमने 22 बिल्स हमने पास किए हैं, और अपोजिशन हमारे सामने खड़ी थी, मैं खुद उसको चेयर कर रहा था। अगर हमारी तादाद थोड़ी थी। खान साहब, इसमें देखें, कतई कलामी की माफी, लेकिन पीटीआई की जानिब से 2 दिन पहले तक वर्जन यह था कि अगर परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट ना लिया तो हमारे अराकीन मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन हमने हर सूरत असेंबली तहलील करवानी है। तो ये दरमियान में अचानक क्या हुआ? आपकी अददी अक्सरियत कम होगी, मोमिना वहीद साहिबा चली गई, एक वो जो मुत्तहिदा महाज वाले थे उन्होंने भी सपोर्ट विड्रॉ कर ली। इसका मतलब कि नंबर्स पूरे नहीं थे या जो भी वजह थी, लेकिन अब आपने फैसला ये किया कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे, तो इसका मतलब कि पीटीआई फिर असेंबली से मुस्ताफी हो जाएगी अगर एतमाद का वोट आपने ना लिया। जी, मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह पीटीआई मुस्ताफ़ी नहीं होगी। हम एतमाद का वोट लेकर सीएम जो हैं, और हम रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये कोशिश हमारे मुखालफीन कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्तफ़ी हो जाएं। हम मुस्तफ़ी जब हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, हमारी मेजॉरिटी है। देखें 190 हमारा मेंबर है, एक इंक्लूडिंग PMLQ, उसमें से 2 ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी परेशानी, बल्कि 3 आप कर लें। चले, एक हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जो फॉर्मर थे, एक चौधरी मसूद साहब और एक मोमना वहीद साहिबा। जहाँ तक अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सैयदा ज़हरा नकवी साहिबा की बात कर रहे हैं, तो वो तो राजा नासिर अब्बास साहब इमरान खान को मिल के उन्होंने कहा, इमरान खान आप जहाँ कहोगे, हमारे कुछ रिजर्वेशंस थे विद चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन वो आपकी वजह से हम वी वुड स्टैंड अलॉन्ग विद पीटीआई, और वो तो बात खत्म हो गई। खान साहब, अब तो आप कह रहे हैं एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन आज आपकी तादाद, राना साहब ने ये क्लेम की कि 176 थी, 186-87 भी नहीं थी, 176 लोग थे। तो 8-10 लोग आपके कहां थे फिर? अच्छा, अगर 176 भी थी, मैं ऐसे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये मान रहा हूं कि राना साहब की बात मान लें, तो 176 अगर हमारे थे तो उनके कितने थे? अगर हम 190 जो कि हमारा टारगेट है, एक 186 सही, 88 सही, हम वो ले लेते हैं एतमाद का वोट, तो एतमाद का वोट तो हमने ले लिया ना। उसके बाद लेट्स सपोज कि हम एतमाद का वोट कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पंजाब असेंबली 1997 के तहत हम वो नहीं लेते, तो रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। फिर भी मेजॉरिटी तो हमारी है ना सर। इसमें एक समझने वाली बात है कि अगर आज देखें, राना सनाउल्लाह साहब आए हुए थे, फिर अय्याज सादिक साहब के बारे में समबडी टोल्ड मी कि वो भी आए हुए थे, अता तारड़ साहब, इनकी सारी सीनियर क़यादत आई हुई थी। और अगर हमारी तादाद कम थी और उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो जब 22 लेजिस्लेशंस हम क्लियर कर रहे थे, तो उन्होंने कोरम क्यों ना पॉइंट आउट किया? उन्होंने हमें काम क्यों करने दिया? लेकिन इस सब कुछ में, देखिए, इस सब कुछ में आपने अपना सीएम तो इलेक्ट नहीं करवाना, आपका तो मोटिव ये है कि हमने असेंबली डिसॉल्व करानी है। तो असेंबली तो डिसॉल्व ही नहीं हो रही, वो ड्रैग किए जा रहा है मामला, और यही परवेज इलाही साहब भी चाहते हैं। जी, हमने सीएम इलेक्ट आप ना कहें, सीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के बाद ही असेंबली का डिसॉल्व होगा ना। तो अभी 11 तारीख को इतनी दूर तो है नहीं, आज 9 तो गुजर गई, कल 10 और परसों 11। अब इसमें 2-3 बातें, अब लेट्स सी कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट हमें क्या डायरेक्शंस देती हैं। हमने उन डायरेक्शन के मुताबिक, हम कब भाग रहे हैं उस बात से, हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह लेना है, चाहे पहले गो में लें, रन ऑफ इलेक्शन में लें, और उसके बाद हमने रेजोल्यूशन की तरफ जाना है। ये तो बड़ी क्लियर कट बात है, इसमें एम्बिगुइटी किसी को होनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की बात का जवाब आपको दे रहा हूँ कि आज जब 22 बिल्स हमने पास की और इतनी हैवी लेजिस्लेशन, ये मैं रिकॉर्ड पे आपके शो के ज़रिए कह रहा हूँ कि पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुई, और हम तादाद में थोड़े थे, और वो तादाद में अगर ज़्यादा थे तो उन्होंने ये लेजिस्लेशन क्यों होने दी?
मेरा सिंपल सा। और देखें जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज इलाही ले लेंगे, पहले गो में अगर हम 186 और 186 प्लस जाते हैं तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर 186 नहीं जाते लेट्स सपोज और हम 185 पे सेकंड राउंड में आ जाते हैं या 184 पे, अब हमारे मुखालफीन जो हैं पीडीएम वाले, चलो वो 1 2 3 हमारे आदमी गैर हाजिर कर देंगे, अगर वो गैर हाजिर भी करते हैं तो भी मेजॉरिटी तो फिर भी हमारी है। और अगर वो पार्टी की वायलेशन करते हैं और पार्टी के खिलाफ वोट डालते हैं तो इंशाल्लाह वो डिसीट हो जाएंगे, चाहे रिजर्व सीट्स हैं या डायरेक्टली इलेक्टेड फिर ये कहा जाए, ये मतलब लिया जाए लुबे लुबाब आपकी गुफ्तगू का ये है कि 11 को ऑनरेबल कोर्ट अगर फैसला करे कि आप जाएं एतमाद का वोट लें, चाहे वो 12 को 13 को 14 को, उससे वो लेट नहीं होगा वो मामला। इंशाल्लाह हम उसके कानून के मुताबिक चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, रूल्स प्रोसीजर के मुताबिक चलेंगे और किसी जगह पे भी ये दिल में ख्याल भी कोई ना लाए कि हम असेंबली को चलाना चाह रहे हैं। बट हमने अपनी अच्छा, अब एक छोटी सी मैं आपसे सवाल है मेरा कि जल्दबाजी में नेशनल असेंबली में इस्तीफे दिए, कासिम सूरी साहब उस वक्त थे स्पीकर नेशनल असेंबली के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, उसी रात आपके नए स्पीकर आ गए राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कहा नहीं मैं कासिम सूरी साहब के रिज़ाइंस को मानता ही नहीं हूँ और अब मैं एक एक बंदे को बुलाऊंगा और वो एक एक बंदा जो है चाहे मैं 15 दिनों में एक को बुलाऊं, महीने में, अब दे आर हैंगिंग इन बिटवीन। देखें मॉरल्स और असूल तो ये है कि जब कासिम सूरी साहब रिज़ाइन कबूल कर गए, हमारी पार्टी के एमएनएज ने रिज़ाइन कर दिया, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब क्यों ज़बरदस्ती उनको हाउस में बिठाना चाह रहे हैं? हम वही गलती रिपीट करें। जब हम मेजॉरिटी में और हम असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम असेंबली में डिसॉल्व असेंबली को करें, हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं, हम आवाम के पास जाएं, हम आवाम को अपना मैनिफेस्टो दें। वो 13 जमातें भी अपना मैनिफेस्टो दें जिनके 13 जमातों के नज़रियात नहीं मिलते, उनकी कोई उनका देखें, जब वो बैठे होते हैं तो उनके चेहरे आप देख लें कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। वो मतलब वो 13 जमातें इकट्ठी इलेक्शन लड़ सकती हैं, तो पीटीआई और पीएमएल क्यों? इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और इंशाल्लाह असेंबली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, असेंबली डिसॉल्व भी करेंगे, फ्रेश मैंडेट के लिए आवाम के पास भी जाएंगे। सप्तान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असेंबली को ना वो बड़ा क्लियर कट कह रहे थे कि ना सिर्फ परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे बल्कि असेंबली भी डिसॉल्व होगी और पीटीआई के अरकान मुस्ताफ़ी भी नहीं होंगे, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। सप्तान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना स्पीकर पंजाब असेंबली बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि ना सिर्फ परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे बल्कि पंजाब असेंबली भी तहलील होगी और पीटीआई के अरकान को मुस्ताफ़ी भी नहीं होना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़े। इजाज़त दीजिए।